ना नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हम कैसे पैसे अर्न करेंगे, कौन कौन से मेथड को यूज करेंगे, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेटा दिया हुआ पेज नंबर 92 है, टेक्स्ट बुक का ओपन करके रखो। 92 पे फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जो भी क्रॉप होगा, जो भी हम कल्टीवेशन करेंगे, उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। यूज करने पे बेटा फायदा क्या होगा हमको, हमारी जो यील्ड है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, और जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी, सेम क्वालिटी थ्रू आउट द कल्टीवेशन रहेगी। ओके, नेक्स्ट। अब क्रॉप प्रोडक्शन में ही, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारे टाइप्स दिए हुए। पहला उसमें दिया हुआ है दैट इज हाइब्रिड सीड, और सेकंड है जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप। मतलब क्रॉप जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो फील्ड में, या तो हम सीड को बेटा मॉडिफाई कर देते हैं, या तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रॉप होता है, जो उसका डीएनए होगा ना बेटा, उसके डीएनए के सीक्वेंस में हम चेंज कर देंगे। तो ये क्या है बेटा, अगर उनके सीक्वेंस वगैरह में चेंज किया तो वो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप हो जाएंगे। और जिसके सिर्फ सीड में चेंजेस करोगे उसको तुम बोलोगे हाइब्रिड सीड। ओके, तो चलो फर्स्ट वन चलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड सीड। ये हाइब्रिड सीड क्या होता है, इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ये एक पेरेंट एप्पल है और ये तुम्हारे पास ऑरेंज है। तुमने दो, जो तुम्हें पसंद था, तुम्हें जो डिजायर क्रॉप चाहिए था, जैसा दिखना चाहिए, तुमने वैसा दो पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों पेरेंट के क्या करोगे, जीन, जो इनका जीन है बेटा ना दोनों के, उसको तुम मिक्स कर दोगे। सपोज ये पेरेंट का ये वाला जीन, मतलब इसका डीएनए ऐसा था, और ये पेरेंट का डीएनए, तो ये वाले का ये वाला स्ट्रैंड ले लिए, ये वाले का ये वाला स्ट्रैंड, तो दोनों को मिक्स करके एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया आपने। अब नया डीएनए स्ट्रैंड बनाओगे तो जो अब सीड बनेगी ना बेटा, वो डिफरेंट सीड आएगी, क्योंकि उसका क्या कर दिया तुमने, डीएनए मॉडिफिकेशन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट कर दिया उनका डीएनए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो जो सीड होगी बेटा, वो सीड हाइब्रिड सीड हो जाएगी। कौन सी सीड हो जाएगी बेटा, हाइब्रिड सीड हो जाएगी। फिर तुम उसको ग्रो करोगे, फिर तुम्हें जो नया जो फ्रूट मिलेगा बेटा, वो जो फ्रूट होगा, दैट फ्रूट इज कॉल्ड हाइब्रिड फ्रूट। दिख रहा है, कुछ इसका अपीयरेंस एप्पल जैसा है, कुछ इसका अपीयरेंस ऑरेंज जैसा, तो ये लुक आएगा। तो ये क्या किया बेटा आप लोगों ने, इनका जो डीएनए था उसको रिकॉम्बिनेशन कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हें एक नई वेराइटी ऑफ थिंग मिली, जिसको तुम बोलोगे हाइब्रिड फ्रूट। तो ये तो समझ में आया, हाइब्रिड सीड बनाए, सीड से फ्रूट बनाए। ऐसे बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल है यहाँ पे तुमको दिए हुए, जैसे यहाँ पे एप्पल और पियर है, उससे हम मिक्स करके ये एक नया फ्रूट हम जनरेट करते हैं। सिट्रस है, फिर मेलन है, इससे हम लोग स्वीटी बनाते हैं। ऐसे पपाया वाटरमेलन है, तो इस तरीके से पपाया मेलन बनता है। तो ऐसे बहुत सारे बेटा हाइब्रिड हमने क्या किया है, सीड बनाया है, और उससे हमने हाइब्रिड प्लांट, जो हमारा फ्रूट्स है वो बना हुआ है। तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, जीन ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकॉम्बिनेंट टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑफ द वेरियस क्रॉप। अलग अलग जीन, अलग अलग हमारे जो भी हमको पसंद है, डिजायर है, वो हम उनको जमा कर लेंगे, उनकी जो जीन है उनको हम रिकॉम्बिनेंट कर देंगे, और हमें जो हमें स्पेशल टाइप का फ्रूट चाहिए वो मिलेगा, और वो यूजफुल होगा। ऐसा नहीं होगा ये जो एप्पल बनाया अब खाने लायक नहीं रहा, नहीं बेटा, जो भी हम बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, वो हमारे यूजफुल के लिए ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा क्या दिया है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाई क्रोप। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रोप में नॉर्मली क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे जो क्रोप जो डेवलप होंगे वो भी हमारे ही, हम क्या करेंगे ना बेटा, जैसे सपोज करो मुझे कोई क्रोप बनाना है, अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कौन है, भुट्टा है। तो भुट्टे का जो डीएनए है ना बेटा, मैं वो डीएनए को लूंगी, इसके अंदर मुझे सपोज करो ऐसा भुट्टा बनाना है जिसको ना इन्वायरमेंट बिल्कुल इफेक्ट ना करे, उसको पीस भी इफेक्ट ना करे, कीड़े मकोड़े भी उसको खराब ना करे। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे ये जो कॉर्न है, ये जो भुट्टा है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे क्या आ जाए, जीन्स आ जाए जो मेरे भुट्टे को खराब ना करे। तो वो जीन, जैसे उसको, जैसे हम बोल सकते हैं उसका इम्यून अच्छा हो जाए ना, तो उसके इम्यून अच्छे करने के लिए ना मैं बाहर से एक जीन लेकर आऊंगी, जिसको मैं बोलूंगी फॉरेनर जीन। दिख रहा है ये फॉरेनर जीन, मैं क्या करूंगी, इस प्लांट के डीएनए के अंदर, जो मेरा ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मैं इस जीन को इंसर्ट कर दूंगी, एंड देन उसको लेकर जाके उगाऊंगी। फिर जो कॉर्न मुझे मिलेगा, जो भुट्टा मेरा नया तैयार होगा बेटा, वो क्या होगा, एकदम नया मॉडिफाइड होगा। अभी इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इसको कोई भी कीड़ा अटैक करेगा तो ये खराब नहीं होगा, कोई भी टेम्परेचर हो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ क्या होगा, वेल होगा।
या ज्यादा कोल्ड कंडीशन हो या कम कोल्ड कंडीशन हो या ड्रॉट कंडीशन आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, ये जो मेरा यील्ड है वो अच्छी ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जो हमने बाहर से लेकर आया, जो मैं चाहती हूँ कि ये चीज मेरे प्लांट के अंदर आ जाए, तो मैं वो जीन लेकर आके क्या करूंगी, जो पहले से मेरे पास जीन प्रेजेंट है उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। जब इंसर्ट करूंगी तो मेरे पास फायदा क्या होगा कि वो ड्रॉप रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर कुछ भी क्लाइमेटिकल कंडीशन आती है तो ये खराब नहीं होगा। डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोई भी इसको डिजीज नहीं होगी, कोई इसको कीड़े मकोड़े या सेलिनिटी, ये सारी चीजों का कोई इफेक्ट इस प्लांट पर नहीं पड़ेगा। मतलब जो मैंने क्रॉप उगाया है वो एज इट इज रहेगा, इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ओके, तो ये हो गया मेरा जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप में। अब उसमें तुमको पहला क्रॉप पढ़ाया है, दैट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। अब ये जो आ रहा है ना बेटा, ये पेपर में इंपॉर्टेंट भी है। अब बीटी कॉटन क्या होता है, देखो जो तुमको डायग्राम ये दिख रहा है, ये कॉटन का डायग्राम है, ठीक है, ये प्लांट है। अब क्या होता है ना, जब बीटी कॉटन बेटा उगता है तो इसको कीड़े आकर ना खा जाते हैं, मतलब इसको खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इसने प्लांट उगाया है कॉटन का, वो प्लांट खराब होने लगता है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली बेटा, ये जो बीटी कॉटन है ना, इसका डीएनए हम आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब इसमें से निकाल लेते हैं। जैसे ही हम बीटी कॉटन, जैसे सपोज करो ये मेरा बीटी कॉटन का डीएनए था, मैंने ये निकाल लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी बेटा, एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थेरोजिनस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखो। ठीक है, ये बैक्टीरिया का जीन मैं क्या कर दूंगी, इस बीटी कॉटन के जीन में इंसर्ट कर दूंगी। क्या बताई मैंने, पहले मैंने क्या किया, ये जो बीटी कॉटन है इसका मैंने डीएनए निकाल लिया। अब उसके बाद मैंने एक बैक्टीरिया लेकर आया, उसका जीन जो है मैं वो क्या करूंगी, या उसका जो डीएनए है वो इस बीटी कॉटन के साथ मिक्स कर दूंगी, इस डीएनए के साथ। अब ये जो प्लांट उगेगा ना बेटा, ये जो प्लांट आएगा, ये जो बीटी कॉटन आएगा, वो एक नया वैरायटी का आएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, हमें क्या होगा, हमने क्यों ये चेंजेस किया बेटा, अब इससे फायदा ये होगा कि जब इसके ऊपर कॉटन लगेंगे तो ये जो बॉल वॉर्म है, इसको हम बोलते हैं बेटा बॉल वॉर्म। ठीक है, ये बॉल वॉर्म आके क्या करता है, इस कॉटन को ना खाने लगता है, इसको, इसकी लीव्स को खा जाता है। तो ये जब बॉल वॉर्म आएगा इसको खाने के लिए, तो ये इसको फीड करेगा, ये इसको खाएगा। जैसे ही वो खाएगा तो इसके जो मुंह में ना बेटा गर्ड्स जो होता है, उसका जो गर्ड्स है वो डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होगा, क्योंकि जो मैंने बेटा ये डीएनए के अंदर ये जो बैसिलस थेरोजिनस डाला है ना, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, टॉक्सिन होता है। ये एनिमल्स की बॉडी में जाकर क्या कर देगा, इसके जो गर्ड सिस्टम है, जो एलिमेंट्री केनाल है, उसको खत्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और जैसे उसको डिस्ट्रॉय करेगा तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। तो मतलब जैसे ही उसने पत्ते को खाया, वो क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, हमारा कॉटन क्या हो गया बेटा, सेफ हो गया। तो ये हमारा एक नया टेक्निक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड ब्रिटी ब्रिंजल। ब्रिटी ब्रिंजल जो है, बीटी ब्रिंजल में भी सेम, जैसे हमने कॉटन में किया वैसे सेम हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी ना बेटा जब बैगन उगता है तो इसको ना कीड़े मकोड़े खा के ना इसको खराब कर देते हैं। अब बेचारे किसानों की मेहनत कितनी रहती है, तो हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं, जो इनका डीएनए है ना उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, जो मैंने एक बैक्टीरिया नाम बताया था ना, बैसिलस थेरोजिनस, ये बैक्टीरिया को मैं क्या करूंगी, इस बीटी ब्रिंजल के डीएनए में इंसर्ट कर दूंगी। अब ये प्लांट उगेगा, ये कीड़ा आएगा एज यूजुअल इसको खाने के लिए। जैसे वो पत्ता खाएगा बेटा, उसका क्या होगा, जो गर्ट है, जो उसका एलिमेंट्री केनाल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो मर जाएगा, और हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलो, अब नेक्स्ट बेटा, दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस क्या होता है, ये सोने का चावल नहीं होता है, ठीक है, नाम पे नहीं जाना है बेटा। गोल्डन राइस जो होता है बेटा, ये नॉर्मली शाइन करता है, येलोइश कलर का थोड़ा होता है, इसलिए उसका नाम है बेटा गोल्डन राइस। ये 2005 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, ये जो गोल्डन राइस है। कैसे, क्यों, ये बताती हूँ मैं। देखो नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, जो हमारा राइस होता है उसके अंदर जो विटामिन ए होता है वो नॉर्मल होता है। बट कभी कभार क्या होता है ना बेटा, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाती है, या फिर जो कैरोटीन होता है उसकी कमी हो जाती है, बीटा कैरोटीन भी हम इसको बोलते हैं। तो अब इनको प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये राइस खाते हैं तो जितना इनको बेटा कैरोटीन चाहिए, बेटा कैरोटीन, वो उनको मिल नहीं रहा होता है। तो उनको क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में कमी हो गई। तो एक्सेस के लिए क्या करें, तो वहां पर बेटा ये साइंटिस्ट लोगों ने 2005 में ये लोगों ने ये राइस, गोल्डन राइस का डेवलपमेंट किया। ये गोल्डन राइस करता क्या है बेटा, ये नॉर्मल राइस से थोड़ा सा अलग होता है। इसका हम लोगों ने क्या दिया है बेटा, कि जो तुम्हारा नॉर्मल राइस होता है ना बेटा, व्हाइट राइस होता है, उसका हम डीएनए लेते हैं और उसके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन डाल देते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये डीएनए है नॉर्मल राइस का, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ये बीटा कैरोटीन का डीएनए डाल दिया। अब वो बीटा
कैरोटीन का डीएनए डालकर मॉडिफाई कर दिए। अब उस प्लांट को हम उगाएंगे, उस राइस को हम उगाते हैं। अब जब वो राइस उगता है तो वो कुछ गोल्डन कलर का इस तरीके से होता है। अब हमने बीटा कैरोटीन क्यों डाला, क्या पर्पस था बेटा? बीटा कैरोटीन डालने का ये पर्पस था कि जब बीटा कैरोटीन इसके अंदर डाल दोगे बेटा, तो विटामिन ए, जो विटामिन ए है ना, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, 23 टाइम्स मोर हो जाती है। मतलब नॉर्मल चावल में अगर बेटा बीटा कैरोटीन 1 है ना, तो इसके अंदर 23 टाइम्स रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी बीटा कैरोटीन की बढ़ जाती है। अब जो इंसान को इसकी कमी थी बीटा कैरोटीन की, अब वो इस चावल को खाएगा थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो बीटा कैरोटीन की कमी है वो फुलफिल होने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए ये बनाया गया था। जो बीटा कैरोटीन होता है बेटा, नॉर्मली हमको कहाँ मिलता है, गाजर के अंदर मिलता है। विटामिन ए, जो हम जब भी हम बीटा कैरोटीन खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और विटामिन ए किस लिए भी जरूरी है बेटा, हमको विजन, हमको अगर अच्छे से देखना है, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हो, स्क्रीन वगैरह देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो तुम्हें भी अपनी आंखों को क्या करना चाहिए बेटा, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आइदर तुम क्या करो, सारे विटामिन ए वाली चीजें खाओ, विटामिन ए में जिसमें बीटा कैरोटीन ज्यादा हो बेटा, वो चीजों को ज्यादा कंज्यूम करो, तो आपकी आंखें क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड बेटा हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, जो प्लांट हम उगाते हैं ना बेटा, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास ये सनफ्लावर का प्लांट है, ये सपोज करो कोई और है प्लांट है, तो इनके साथ ना बेटा ये जो वीड्स है ना, ये वीड्स, ये दिख रहा है, ये वीड्स अनवांटेड मतलब वीड्स जमा हो जाते हैं, जो हमारे प्लांट को ना बेटा नुकसान पहुंचाते हैं। अब उससे हमारे प्लांट का नुकसान होता है, हमारा जो प्लांट होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, ऐसे प्लांट बनाते हैं बेटा, ऐसे प्लांट हम बनाते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो अनवांटेड वीड्स है ना, हम इसको पकड़कर डिस्ट्रॉय कर सकें। मतलब ये जब उगते हैं ना, तो ये प्लांट के साथ, मतलब जो भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ ये दिख रहा है उग रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो ये प्लांट की ग्रोथ को खराब कर देते हैं। तो हम क्या किए, हमने ऐसे बहुत सारे हर्बिसाइड स्प्रे बनाया बेटा। वो हर्बिसाइड स्प्रे जब हम ये जो वीड्स है, हम इसको पकड़ कर क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं, तो ये वीड्स हमारे प्लांट से डिटैच हो जाता है और हमें फायदा हो जाता है, हमारा मेन प्लांट बच जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। अभी देखो ये बहुत सिंपल है और तुम लोगों को भी मालूम है, फार्मर जो होते हैं बेटा, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी वो कल्टीवेशन बेटा कर रहे हैं, उसका कल्टीवेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो मार्केट में ला के उसको बेच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। करेक्ट, ये तो उनका मोटिव होता है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब ये लोग करने जाते हैं, जब कल्टीवेशन के लिए जाते हैं, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और हमें मालूम है, अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर बेटा ज्यादा यूज करेंगे, तो जो उनकी सॉइल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगेगी, और एक टाइम आएगा वो जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि हम कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि केमिकल फर्टिलाइजर से ना यूज करते हुए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जो लैब में नहीं बनते, जो केमिकली नहीं बनते। अगर हम उन फर्टिलाइजर को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, जिससे फायदा क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन तो होगा बेटा, फॉस्फेट है, और भी जो भी प्लांट को ग्रो के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वो भी क्या होगी बेटा, सब कुछ फुलफिल होगी उस प्लांट को। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हमने यूज किया, जैसे यहाँ पे दिया है राइजोबियम बैक्टीरिया है बेटा, ये जो बैक्टीरिया है, एजोबैक्टर बैक्टीरिया है, अजोला है, ये सारे बैक्टीरिया हमने यूज किया। क्यों यूज किया, एज अ केमिकल फर्टिलाइजेशन की जगह, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया यूज करेंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, जो आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और फॉस्फेट है उसको वो सॉल्युबल करेंगे और प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। तो इससे ये हमारा फायदा हो गया कि हम बायो फर्टिलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। इवन इन द लास्ट ईयर, जो पिछले हमने साल में पढ़ा था, हमने टिश्यू कल्चर मेथड पढ़ा था, याद है, हमने टिश्यू कल्चर मेथड पढ़ा था। टिश्यू कल्चर लैब में होता है, हम एक प्लांट को कलेक्ट करते हैं, देन उसको लैब में टिश्यू टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करते हैं, फिर उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, देन वो धीरे धीरे प्लांट बनता है, फिर उसको जमीन में लेकर जाके क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फिर ये ग्रो होता है एंड देन इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कल्टीवेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, ये 9th में पढ़ा था।
टिश्यू कल्चर मेथड। तो उससे क्या होता है बेटा कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू कल्चर करने का मकसद ही क्या होता है बेटा कि जब भी हम कल्टीवेशन करेंगे तो इसके अंदर जो भी प्लांट बेटा आएगा सब एक क्वालिटी का आएगा। अगर सपोज करो इसमें तुमने मैंगो का प्लांट उगाया है, अगर इस टिश्यू कल्चर में तीनों में, तो मैंगो का प्लांट दोनों का फ्लेवर सेम होगा। अगर तीन टेस्ट ट्यूब में बनाए तो तीनों का फ्लेवर सेम होगा, तीनों का टेक्सचर सेम होगा, तीनों सेम दिखेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेटा वही जब तुम देखते हो मार्केट में सीजनल फ्रूट जब तुम देखते हो, तो जब तुम देखोगे तो प्लांट जो मैंगो है वो एक जैसा नहीं दिखेगा। अगर एक जैसा नहीं दिख रहा है मतलब क्या है बेटा, ये लैब में नहीं उगाए गए, ये टिश्यू कल्चर मेथड से नहीं बनाए गए। लेकिन वही अगर तुम्हें प्लांट एक जैसा, अगर एक जैसा तुम्हें फ्रूट नजर आ रहा है तो समझ जाओ ये कैसा बना है, टिश्यू कल्चर मेथड से बना है। क्योंकि टिश्यू कल्चर का यही तो चीज है बेटा, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो भी हमारे जैसे गाय है, बफेलोज हैं, देन मुर्गी है, ऐसे बहुत सारी चीजें जिनको हम पालते हैं, उनसे हम प्रॉफिट लेते हैं। लाइक उनसे मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, वूल लेते हैं। अगर हम ऐसे एनिमल से, ऐसे एनिमल जिनसे हम ये चीजें प्रोवाइड लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं, उनका देखभाल करने को हम बोलते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री। तो नॉर्मली ना बेटा दो मेथड दिया हुआ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कि दो टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पहला है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई भी हम बोलते हैं इसको, और सेकेंड है एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड ईटी। अब ये क्या होता है वो ध्यान दो। एक्चुअली ये दोनों का मकसद ही एक ही होता है बेटा, ये हमको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करके देता है। जैसे अगर हमको किसी एनिमल से बेटा हमको हम मिल्क ले रहे हैं या मीट मिल रहा है हमको या वूल मिल रहा है, तो ये इससे क्या होता है बेटा, हमको ये दोनों मेथड से हमको ये क्वालिटी अच्छी मिलती है। अब होता क्या है दोनों मेथड में, देखो बहुत सिंपल है बेटा। हमें करना क्या है, जैसे अगर हमारे पास सपोज करो कोई काव है, एक अच्छी जो सुपीरियर क्वालिटी की है, जो बहुत अच्छा मिल्क देती है, बहुत अच्छा मीट देती है, हमने उस काव को लिया, ठीक है, उसके अंदर जो सेमन प्रोड्यूस होता है, जो सेमन उसकी बॉडी में होता है, वो हम उसको ले लेते हैं और हम उसका सेमन लेकर रख देते हैं कहीं। फिर हम दूसरी कोई काव लेते हैं और उसके अंदर बेटा वो सेमन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब क्या हुआ, जो इसकी क्वालिटी थी, ये काव की जो क्वालिटी थी अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करने की, ये क्वालिटी की हमको जनरेशन चाहिए ताकि हमारी क्या हो, आगे क्वालिटी मेंटेन रहे ना। ये तो अभी जिंदा है तो ये दे रही है हमको मिल्क अच्छा दे रही है, बट हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन इसकी आए ना बेटा, वो भी अच्छी क्वालिटी का ही मिल्क दे। तो हम क्या करेंगे, इसका सेमन लेंगे हम और इसका सेमन किसी दूसरी काव में लेके जाके इंजेक्ट कर देंगे, ताकि वो जो बेबी, वो जो आने वाला जनरेशन रहेगा उसके अंदर भी यही सेम क्वालिटी होगी। अब नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट में देखो, एम्ब्रियो वर्ड एम्ब्रियो, ये जो होगा ना, हम क्या करेंगे, फीमेल की बॉडी से एम्ब्रियो निकाल लेंगे, ठीक है। हम इसके एम्ब्रियो निकाल कर किसी और के मतलब कोई और के उसमें, काव है या बफेलो है, अगर बफेलो का एम्ब्रियो निकाला तो बफेलो के अंदर डालेंगे, काव का निकाला तो काव के अंदर। वो एम्ब्रियो के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, वो एम्ब्रियो निकाल कर कोई नवे नवे उसको दे देते, काव को दे देते हैं, उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, देन वो बेबी प्रोड्यूस करती है और वो बेबी की जो क्वालिटी होगी वो इसी काव के सिमिलर होगी। तो ये हो गया एम्ब्रियो, या तो तुम सेमन ट्रांसफर कर दो या तो तुम एम्ब्रियो। दोनों का मकसद क्या है बेटा, दोनों का मकसद एक ही है कि हमें अच्छे प्रोडक्शन ऑफ मीट मिले, अच्छा प्रोडक्शन मिल्क का मिले, अच्छा प्रोडक्शन वूल मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, हमारा स्टेमिना अच्छा हो, हमारी कैपेसिटी अच्छी हो, और वो जो काव बफेलो है उसका स्टेमिना, रीजन क्या अच्छा होने का, क्योंकि जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा वो काव मिल्क देगी, मीट देगी, और शिप्स है तो वो वूल देगी। तो ये सारे उसके फायदे हैं। नाउ नेक्स्ट चलते बेटा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ। अब ह्यूमन हेल्थ में क्या है, देखो ह्यूमन हेल्थ में ना दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है कि डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। अगर किसी भी इंसान का बेटा हेल्थ चेक करना है तो हमें दो चीज बराबर चेक करनी है, कि वो उसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट। मतलब कोई इंसान बीमार है तो ये दो चीज अलग अलग टर्म है, लोगों को लगता है दोनों एक ही है, बट बेटा ऐसा नहीं है। डायग्नोसिस अलग होता है बेटा, ट्रीटमेंट अलग होता है। अब क्या मतलब है ये डायग्नोसिस का, क्या मतलब होता है बेटा ट्रीटमेंट, देखो डायग्नोसिस का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन सी डिजीज है,
किस टाइप की डिजीज है, लाइक अगर हमें निमोनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, ये जो बेटा हमने आइडेंटिफाई किया है ना, दैट ब्लड टेस्ट के थ्रू, यूरिन टेस्ट के थ्रू, जैसे भी हमने आइडेंटिफाई किया है, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस, कि हमने ये पता लगाया है कि हमें ये बीमारी है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, जो हमने बीमारी फाइंड आउट किया है, जो हमें पता लगा है कि हमें डायबिटीज है, मलेरिया है, या कुछ भी वॉट एवर डिजीज भी है, उसे हम कैसे ट्रीट करें, हम उसको दवा लेंगे, डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेंगे, तो वो ट्रीटमेंट आता है, उसे हम बोलते हैं बेटा ट्रीटमेंट। ओके, तो जो बायोटेक्नोलॉजी बेटा आज जो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसका काम ही यही होता है कि हमें वो बराबर से क्या करता है बेटा, डायग्नोस और ट्रीट करके देता है, ट्रीटमेंट देता है। अगर किसी को कोई भी पर्सन बेटा, अगर किसी को कोई बीमारी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, ऐसा पॉसिबल चांस लग रहा है कि पर्सन को डायबिटीज हो रहा है या फिर इसको हार्ट डिजीज हो रहा है, पेन वगैरह हो रहा है, तो एक दो सिम्टम्स से बेटा हम लोग इजीली पता लगा लेते हैं कि इसको हार्ट डिजीज है। जैसे अभी तुम्हारा लेफ्ट हैंड बहुत दुख रहा है, बहुत टाइम से दुख रहा है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो तुम्हें समझ जाओ हार्ट रिलेटेड डिजीज होने वाली है। तो ऐसे एक सिम्टम दो सिम्टम से हम बेटा पता लगा लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को बेटा क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, डायबिटीज के लिए आज आज इक्विपमेंट है, ये मशीन अवेलेबल है, आप अपना ब्लड सैंपल डालो, आपको बता देगा कि आपको डायबिटीज है तो कितना है, हाई हुआ है, लो हुआ है। हार्ट डिजीज है, ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आपको हार्ट रिलेटेड बीमारी है या नहीं, या तुमको एड्स की बीमारी है या डेंगू वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे बेटा किट्स अवेलेबल हो गए जो विन अ मिनट हमको बता देते हैं कि हमको कौन सी बीमारी है। अब उसके बाद जैसे हमको पता चल जाए, हम उसका ट्रीटमेंट करा लें और हम ठीक हो जाएंगे। ये तो है। अब हमें ये बात पता है कि हमको डायग्नोस करने के लिए इतने सारे मेथड तो बन गया है, आज बायोटेक्नोलॉजी ने हमें इतना कुछ तो हेल्प कर दी है कि हम अपना डायग्नोसिस करा सकते हैं इजीली, और कुछ ही मिनट में करके मिल जा रहा है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट का क्या बेटा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ ध्यान दो, तुम लोगों को बहुत पहले ऐसा होता था बेटा, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है ना, तो हम क्या करते थे, जो हॉर्स होता था ना बेटा, उसकी बॉडी से पेनक्रिया निकालकर उसमें से इंसुलिन निकालकर जिसको डायबिटीज होता था उसको हम लोग चढ़ाते थे इंसुलिन। तो अब तो क्या हो रहा है, ये घोड़े की तो क्वांटिटी बेटा कम होती जाएगी ना, जितना डायबिटीज पेशेंट बढ़ेगा उतने हम लोग इसको स्लॉट करेंगे, और स्लॉट करेंगे उसके पेनक्रिया निकालेंगे, क्योंकि हम इंसान को तो नहीं मार सकते ना। तो ये पुराना मेथड था। अब नया मेथड क्या आया, बायोटेक्नोलॉजी जब आया तो उसने बोला बेटा अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो तुम लोग, बहुत सिंपल है, क्या करो, किसी भी इंसान की बॉडी में से जो पेनक्रिया होता है उसमें से जीन निकाल लो, उसके पेनक्रिया से क्या करो, इंसुलिन वाला जीन निकाल लो। इंसुलिन वाला जीन निकाल लिए, अब एक मेरे पास बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है बेटा वो ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इसके डीएनए के अंदर ना बेटा ये वाला जीन डाल दो। अब क्या होगा, ये जब डीएनए के अंदर ये जीन डाल दोगे ना, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया ना क्या करेगा बेटा, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही इंसुलिन बनाएगा तो इसको तुम कलेक्ट कर लो। अब जो भी पेशेंट आएंगे उसको तुम क्या करोगे, इंसुलिन देते जाओ। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, जानवरों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे हुआ बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि हमने ये चीज पॉसिबल। ऐसे बहुत सारे बेटा हमने वैक्सीन बनाए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमने वैक्सीन बनाया और हम लोगों को वैक्सीन देते, जो अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो वो वैक्सीन लेकर अपने आप को क्योर कर लेता है। नाउ नेक्स्ट, अब वैक्सीन, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। देखो पहले वैक्सीन कैसे बनते थे और अभी वैक्सीन कैसे बनते हैं, तो यहाँ ध्यान दो, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। देखो वैक्सीन जो है एक एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल होता है। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन मतलब बेटा बाहर से जो फॉरेनर पार्टिकल, जैसे तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में अगर वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो ये तुम्हारा एंटीजन है। ठीक है, जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर जो होते हैं। ये एंटीजन आते क्यों है, आपकी बॉडी में या तो टेम्परली या तो परमानेंटली आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब करने के लिए आते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये ना बेटा पैथोजन होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी में एंटीजन आ रहा है बाहर से, तो वो या तो परमानेंटली आएगा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए या तो टेम्परली आएगा। और जब आएगा तो ये क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें ये बीमारी कॉज करके जाता है। अब एक बार अगर हमको कोई बैक्टीरिया या किसी ने बेटा अटैक कर दिया हमारी बॉडी पे, तो हम क्या हुआ, हम तो बीमार हो गए। तो जब बीमार हो जाते थे ना बेटा, तो अब सिंपल है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे। तो पहले ये जो मेडिसिन होती थी, जो वैक्सीन होती थी ना पहले जमाने में, वो कैसे बनती थी, देखो हम क्या करते थे, जो भी हमको बेटा पैथोजन ने मारा है ना,
जो भी हमारे पैथोजन हमारी बॉडी पे आके अटैक किया है, वो पैथोजन को पहले हम लोग लैब में बनाते थे, कल्टीवेट करते थे। अब उसको कल्टीवेट करने के बाद हम उसको आधा मार देते थे, किल्ड कर देते, या तो सेमी किल्ड कर देते थे, मतलब आधा मार देते थे, या तो उसको वीक कर देते थे, उसकी एबिलिटी हम कम कर देते थे। अब उसको यूज करके हम उसके डीएनए उसको यूज करके हम क्या करते थे बेटा, एक पैथोजन फ्री इंजेक्शन बनाते थे, वैक्सीन बनाते थे, और ये वैक्सीन हम ह्यूमन की बॉडी में लगा देते थे। अब ये बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद क्या करता था बेटा, ये जो वीक या हम बोल सकते हैं या किल जो पैथोजन होता था, ये बॉडी में जाने के बाद या तो थोड़ा बहुत इसके साइड इफेक्ट या तो बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट दिखते थे इंसान में। मतलब अगर सपोज करो मैंने पोलियो का पैथोजन है, मैंने वो लेकर आके ड्रॉ किया और उसका पैथोजन का मैंने इंजेक्शन बना लिया, अब ये सामने वाले पर्सन को लगा दिया। अब इसमें क्या होता था ना, ये पर्सन को आइदर पोलियो हो जाएगा या तो तुम्हें पोलियो के एक दो सिम्टम्स दिखेंगे, तो ये चीजें हो सकती है। तो अब क्या करें, ये तो था उस वक्त के लिए, बट इसके बाद हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा, हम इसके ऊपर रह नहीं सकते। तो जब बायोटेक्नोलॉजी आई तो उसने हमें हेल्प किया, उसने नया मेथड बताया। उसने बोला कि जो हमारे पास पैथोजन है, जो हमको बीमारी कॉज करते हैं, उसका डीएनए आइसोलेट कर लो, उसके डीएनए को निकाल दो। ठीक है, अब उसके डीएनए को एक नई बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट कर दो, मिला दो। अब इसको लेकर जाके एक चैम्बर में डालो, इस चैम्बर के अंदर ये जो हमारे पास दूसरे बैक्टीरिया का ये है, ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा इसके अगेंस्ट। ये प्रोटीन हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इस प्रोटीन में से हम क्या करेंगे, हमारा जो एंटीजन है हम उसको सेपरेट कर लेंगे और उससे एक सेफर वैक्सीन बनाएंगे। अब वो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देगी, वो हमारी बॉडी के लिए सेफर भी है और बेस्ट भी रहेगा। तो इस तरीके से हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बेटा क्या बनाया, सेफर वैक्सीन बनाया, और आज हम इस वैक्सीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज कैसा है, आज बहुत सारे ऐसे बेटा प्रोटीन वाले वैक्सीन हमने बनाया है, जो हम हमारी बॉडी में उसको लेते हैं। ये करते क्या है बेटा, हमारी बॉडी में जाके, हमारी बॉडी में जाकर ये हमारी बॉडी के जो भी इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव करते हैं और उसके अगेन एंटीबायोटिक बनाते हैं और हमें उस बीमारी से मुक्त दिलाते हैं। ऐसे बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई, जैसे पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ये दोनों वैक्सीन ऐसे ही मेथड से बनाई गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिबल वैक्सीन। एडिबल मतलब खाने के, मतलब आप मुंह में लेकर उसको खाकर ये कर सकते हैं। तो एडिबल वैक्सीन में ना बेटा एक जो बनाया गया, दैट इज पोटैटो, मतलब कच्चा पोटैटो है, तुम उसे खा लो तो तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये। तो अब ये क्या हो गया, ये कच्चा मतलब जो मिलता है वो ये क्या, नहीं, जो हमारे घर में बेटा वो वाला नहीं है ये जो एडिबल वैक्सीन होता है ना बेटा, ये पहले बनता कैसे देखो। ये जो होता है नॉर्मली जो हम बनाते हैं, इसके अंदर विब्रो कोरेला बैक्टीरिया है ये, और ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया है। जैसे मेरे पास ये विब्रो कोरेला, अगर किसी को डिजीज होता है, ठीक है, तो अगर मुझे उससे बचना है, अगर किसी को ये बीमारी हो रही है तो मुझे उससे बचना है, तो मैं क्या करूंगी, ये पोटैटो खा सकती हूँ, तो मैं क्योर हो जाऊंगी। तो ये बनता कैसे है, जो जो भी हमको बेटा बैक्टीरिया या जो वायरस हमको अटैक करता है विब्रो कोरेला, हम क्या करते हैं बेटा, उसके डीएनए के उसके जीन को निकाल लेते हैं। उसका जीन निकाल कर बेटा जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसके डीएनए के जीन में हम उसको ऐड कर देते हैं। जैसे हम उसको ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक नया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बना दिए, क्योंकि हमने इसका डीएनए मॉडिफाई कर दिया। अब जब इसका डीएनए मॉडिफाई होगा तो ये प्लांट जो है वापस से ग्रो होगा। ठीक है, जब ये ग्रो होना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, एक पोटैटो बनाएगा, क्योंकि हमने पोटैटो की जीन्स पे चेंज किया था। अब पोटैटो बनेगा लेकिन इसकी जो क्वालिटी होगी बेटा वो डिफरेंस होगी। अब इसको हम बोलेंगे ये ट्रांसजेनिक पोटैटो हुआ, क्यों, क्योंकि हमने इसके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब चेंज तो कर दिया हमने, अब ये पोटैटो आ गया। अब तुम ये कच्चा पोटैटो अगर खाओगे तो तुम्हारा जो इम्यून है वो, जो अगर हमको कोरेला जैसी बीमारी हुई है तो हमें उससे क्या कर देगा, निजात दिला देगा, हम सेफ हो जाएंगे। सस्ता भी होता है बेटा, हमारा इम्यून भी बूस्ट करता है और इजीली होता है। देन उसके बाद अब तुमसे ना क्वेश्चन पूछा है बेटा कि अगर आपने इसको पका के खाया तो
क्या होगा? तो बेटा अगर तुम ये पोटैटो को पकाकर खाओगे तो इसका जो साइड इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो कंटेन है ना, जो हमने जो हम कह सकते हैं इम्यून सिस्टम के लिए जो भी हमने यहाँ पे बैक्टीरिया बनाया है उसके अगेंस्ट, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज रोस्ट करते हैं बेटा, तो हमें वो टेम्परेचर नहीं पता होता है। हम हीटिंग करेंगे तो इसके अंदर का जो एंटीजन है, जो हमारे जाकर इम्यून के अगेंस्ट काम करने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका असर कुछ भी नहीं होगा। ओके। अब ये कैसे काम करता है वो देखो। जो भी तुमने रॉ पोटैटो था वो तुमने खा लिया। ये खाने के बाद क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी में जो भी एंटीजन आया है ना बाहर से बेटा, कोरेला जो आया है, उसके अगेंस्ट जाकर काम करता है। तुम्हारे इम्यून सिस्टम को पहले जगाएगा, एक्टिव करेगा। ये इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर क्या करेंगे बेटा, तुम्हारे जो कोरेला जो बाहर का एंटीजन है उसको मार भगाएंगे और तुम्हारी बॉडी सेफ हो जाएगी। ओके। चलो अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट तुम्हारा दिया हुआ है ट्रीटमेंट। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है हम उसको यूज करते हैं बेटा बहुत सारे हार्मोन बनाने में और बहुत सारी बीमारी को क्योर करने में। तो ऐसे हमने बहुत सारे हार्मोन बनाए हैं। कैसे बनाए, वो इसे हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमको हमारे पास डीएनए है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे ह्यूमन से, हार्मोन बनाने वाले डीएनए को। अब यहाँ पर जो हमने वेक्टर यूज किया है वो क्या है बेटा, हमारा प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए के सीक्वेंस को हम डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से डायबिटीज का मैंने हार्मोन लिया मेरी बॉडी से, मैंने इसके अंदर डाला। अब ये जहां पर भी ये बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो ये डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक बराबर से इसको ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूंगी। ये फर्मेंटेशन होगा और उस तरीके से मुझे जो भी चाहिए था इंसुलिन या जो भी हार्मोन था मैं वो हार्मोन लूंगी और फिर जाकर मैं क्या करूंगी, इसको टेस्ट करूंगी कि ये हार्मोन जो है वो सुटेड है या नहीं, फिर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दूंगी। अब ऐसे बहुत सारे हमें हार्मोन बनाए गए, जैसे इंसुलिन है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, हमने इंसुलिन बनाया जिससे उनको फायदा हुआ। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मतलब जिसकी हाइट वगैरह में प्रॉब्लम होता है, जिसकी हाइट नहीं ग्रो होती, तो हम ये हार्मोन लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। लाइक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हार्मोन, फैक्टर 8 जो है उसके लिए भी हीमोफीलिया हार्मोन बनाया गया। ऐसे बहुत सारे हार्मोन बेटा हमने बनाए विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने उसका लिस्ट दे दिया है बेटा। इंसुलिन के लिए जो हमने हार्मोन बनाया, इंसुलिन जो हमने बनाया है वो किसके लिए था, डायबिटीज पेशेंट के लिए। डॉर्फिज्म मतलब जो छोटे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है उसके लिए सोमेटोट्रोफिन हार्मोन बनाया गया। हीमोफीलिया जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है बेटा, उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाया गया। अनीमिया, उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन बनाया गया। कैंसर जैसी बीमारी के लिए इंटरल्यूकेमिया बनाया गया। तो ये सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट चलते बेटा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो दिया है व्हाट इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज नथिंग बट एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में जाकर बेटा हमारे इम्यून सिस्टम से ना कम्युनिकेट करता है। मतलब लाइक हमको कोई बीमारी होने वाली है, मतलब हमारी बॉडी पे कोई बीमारी आई है, कोई वायरस इन्फेक्ट किया है, कोई मतलब अटैक किया है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जो भी वायरस या हमको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, तो ये जो इंटरफेरॉन होता है ना, वो उसके पास जाता है, इम्यून सिस्टम के पास जाता है और उस वायरस और उस बैक्टीरिया से लड़ने की कैपेसिटी देता है। ओके। अब ये इंटरफेरॉन जो होते हैं वो हम बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखो। सपोज करो हमने ह्यूमन इंटरफेरॉन जीन ले लिया, इसको हमने ट्रांसजेनिक इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डीएनए के अंदर डाल दिया। अब बहुत सारे मेरे पास इंटरफेरॉन जमा हो गए। अब किसी की बॉडी में बेटा लड़ने की क्षमता नहीं है बीमारी से, तो ये इंटरफेरॉन में लेकर जाके उसकी बॉडी में डाल दूंगी। जैसे उसकी बॉडी में डाल दूंगी तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी परफॉर्म करेगी। उसकी बॉडी देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इंटरफेरॉन हमने बनाया और लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, चैम्बर को यूज करेंगे, इससे उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, देन उसको प्यूरिफाई करेंगे, लेकर जाके उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही ब्लड में इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इंटरफेरॉन बनाने लगेगा। नॉर्मली भी बेटा ब्लड क्या करता है, इंटरफेरॉन बनाता है। जैसे ही हम बीमार होते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी इंटरफेरॉन बनाना शुरू कर देती है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि वायरस इन्फेक्शन का इतना मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फेक्ट होता है कि ये लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे ही हम बाहर से इनको इंटरफेरॉन देते हैं तो ये वापस से एक्टिव हो जाते हैं, और जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे तो जो भी बेटा वायरस इन्फेक्शन जो भी हमको आया हुआ है वो उसको क्या करेंगे, फटाक से उससे लड़ेंगे और उससे हमें निजात दिला देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इंटरफेरॉन को यूज करते हैं अपने डिजीज को क्योर करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। देखो नाम इटसेल्फ इंडिकेट कि जीन्स को यूज करके हम कुछ तो डिसऑर्डर को क्योर करेंगे। अब क्या है देखो, जीन थेरेपी
को हम यूज करते हैं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को क्लियर करने के लिए, अगर वो बॉडी में हो, लाइक सोमेटो सेल में हो। सोमेटो सेल मतलब स्किन पे या मसल पे या तुम्हारे नर्व सेल या ब्लड सेल या लिवर सेल या फिर कोई अदर सेल, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है ना बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल को छोड़कर बाकी जितने भी तुम्हारे बॉडी में सेल है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। ओके, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, सोमेटिक सेल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी अगर तुम्हारे सोमेटिक सेल में अगर तुमको कोई डिजीज हुई है, तो हम अगर वो चाहते हैं वो डिजीज परमानेंटली क्योर हो जाए, तो हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जीन थेरेपी को यूज करके हम उसको क्योर कर सकते हैं। ओके, जिसमें अब तुम्हें एक जो बीमारी दिया है ना, दैट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोनूरिया। तुम लोग इसको मार्क करके रखो, ठीक है, ये पेपर में भी आता है। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज है ना बेटा, ये हिपोटाइसिस में होता है। हिपोटाइटिस मीन्स लिवर में, ये लिवर में होता है ये बीमारी फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, इसकी वजह से अब जो ये बीमारी होती है फिनाइल कीटोनूरिया में, इसमें जो होता है ना बेटा, जो लिवर के सेल होते हैं ना वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। तो अब ये रप्चर हो जाते हैं तो ये लिवर जो अपना काम है वो कर नहीं पाता है सही से, तो हमने इसका ट्रीटमेंट किया, जीन थेरेपी ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं बेटा सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, क्योंकि हमने ये जो सेल जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये जो सेल चेंज करेंगे वो सोमेटिक बॉडी सेल का हम चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, सोमेटिक ट्रॉफिक जीन सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। अब इसमें होता क्या है, कैसे ये होता है वो देखो, एकदम सिंपल है बेटा। जैसे सपोज करो अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा ये पार्ट का सेल जो है वो रप्चर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो हेल्दी होता है, जो हमारा सेल हेल्दी होता है लिवर का, हम वो सेल का डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया, एक वेक्टर के पास जाते हैं और वो डीएनए के जीन को उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है बेटा, ये बैक्टीरिया को हम छोड़ देते हैं लिवर के सेल पे। अब ये लिवर के सेल को जो जो खराब सेल होता है उसको निकाल देता है और न्यू सेल बनाने में इसको हेल्प करता है। उस तरीके से हमारे जो बॉडी के अंदर जो लिवर है, जो रप्चर सेल है वो निकल जाता है और उसकी जगह न्यू सेल, हेल्दी सेल स्टोर होने लगते हैं, फॉर्मेशन होने लगते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनिंग। कॉलोनिंग इज नथिंग बट, क्लोनिंग भी हम बोलते हैं इसको, इसका कार्बन कॉपी बनाना, मतलब रेप्लिका बनाना। यहाँ पे दिया ना रेप्लिका मतलब जीरोक्स कॉपी बनाना, जैसे यहाँ पे लड़की है उसका सेम कॉपी, ट्विंस भी हम लोग बोलते हैं ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्लोनिंग होती है, अच्छा, वो भी दो टाइप की होती है तुम्हारी, एक तुम्हारा क्या है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और दूसरा जो है तुम्हारा बेटा वो थेरेपिक क्लोनिंग है। ओके, तो इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आपको मतलब पूछे गए हैं बोर्ड में, वो तुमको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दी हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, रीराइट द फॉलोइंग रॉन्ग स्टेटमेंट एंड आफ्टर करेक्शन। तुमको करेक्ट करके उसको स्टेटमेंट लिखना है। डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी, जीन मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो पूछा है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कमर्शियल यूज लिखना है आपको। बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर में हम कौन सा यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देन ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसको लिख भी लेना। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होता है, एकदम देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या होगा बेटा, मेल और फीमेल दोनों आएंगे, और उसमें जो तुम्हारे सोमेटिक जो भी तुम्हारा सेल होता है, जो बॉडी सेल होता है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो तुम्हारा सोमेटिक सेल है, तुम्हारा स्किन सेल होता है, वो तुम्हारे यहाँ पे सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसका जो सोमेटिक सेल जो भी होगा, एक हम ये बोल सकते हैं कि जो भी होता है वो न्यूक्लियस और सोमेटिक सेल दोनों के फ्यूजन से होता है। मतलब ये तुम्हारे बॉडी का सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये दोनों को इसमें से सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, और हम इसको न्यूक्लियस को रिमूव करके क्या करेंगे, एक अलग से एक अलग इन विट्रो हम कह सकते हैं अपना खुद का इसको कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करेगा, ये दोबारा से वापस से नए नए न्यूक्लियस बनाता है। देखो तुम लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा है कि जो तुम्हारा बॉडी सेल होता है बेटा, उसके अंदर स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल की एबिलिटी होती है कि बेटा वो पूरे ऑर्गन को रीजनरेट वापस से वो बना सकता है। तो बस हम यहाँ पे भी वही करते हैं कि जो भी हमारे पास सेल होता है ना बेटा, उसके स्टेम सेल को यूज करके नया सेल बनाते हैं। ठीक है, अब नया सेल बनाएंगे तो वो जो स्टेम सेल बनता है वो क्या करेगा, आपके बॉडी के ब्रेन सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल, या तुम्हारे हार्ट, लिवर, किडनी, स्टाइन, मतलब जो भी पार्ट तुम्हारा खराब हुआ है उसकी सेल वापस से बना कर देगा। तो हम इसको बोलते हैं थेरेपिक यूजेस, इसको हम थेरेपिकली यूज करते हैं। देन उसके बाद अगर
तुमको सपोज करो तुम्हारी बॉडी में कोई हेरिडिटरी डिजीज हुई है, कोई पेरेंट्स में कोई डिजीज थी, ठीक है, कोई पेरेंट्स को डिजीज थी, तो तुम क्या कर सकते हो, वो पेरेंट्स के सेल के सोमेटिक सेल को लेके उसके न्यूक्लियस को निकाल दो, उसके न्यूक्लियस के निकाल के उसकी जगह क्या कर दो, स्टेम सेल डाल दो। अब क्या होगा, वो जो उनके बच्चे जो आएंगे, जो उनके बेबी आएंगे, जो फ्यूचर आएगा, वो क्या होगा बेटा, उनको वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये उसका ट्रीटमेंट होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट। इसमें हम करते क्या है, नॉर्मली जो भी पेरेंट होते हैं उनके सेल लेते हैं, सोमेटिक सेल लेते हैं, उसके डीएनए के अंदर स्टेम सेल डाल देते हैं जो हेल्दी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो पेशेंट, वो जो पेरेंट्स होता है, देन उसके अंदर वो सेल डालकर एम्ब्रियो जो उनका बनता है, वो क्या होता है, विदाउट फ्री डिजीज होता है, जिससे उस बच्चों को बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बेटा, नेक्स्ट तुमको दिया है जीन क्लोनिंग। या तो तुम क्या करो बेटा, जो भी तुम्हारे पास डीएनए है, उस डीएनए को एक प्लाज्मिड के अंदर डाल के, उसको एक इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल के उसको ग्रो करवाओ, उसको मीडियम दो, वो उसका मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। देन वो कॉपी को तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसकी कॉपी जीन थेरेपी के लिए यूज कर सकते हो, प्रोटीन बनाने के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए, कोई डायग्नोसिस करने के लिए, ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो तुम्हारा मेन है, यहाँ पे तुम्हारी एकदम थेरी वाला पार्ट जो स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले एक कंसेप्ट बेटा रह गया है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में देख लो, पेज नंबर 95 पे है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा, उसका नाम है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ती चीजों को हम सस्ती चीज बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक अल्कोहल है, तो हम लोग अल्कोहल महंगा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, लेकिन सस्ता कैसे मिलेगा, वो नया मेथड ये लोगों ने बनाया था। नॉर्मली क्या करते थे, जो बेटा हमारे पास शक्कर बनाने के लिए हम गन्ने को यूज करते हैं ना, शुगर कैन को, वो शुगर कैन हम यूज करके क्या कर सकते थे बेटा, जब हम शक्कर बनाते हैं ना, तो जो गन्ने का वेस्ट होता है उसको लोग फेंक देते हैं, तो वो वेस्ट को लाकर हम उसको, वो जो वेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोलाइसिस। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मोलाइसिस, शुगर मोलाइसिस। तो शुगर मोलाइसिस को हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया यूज करके हम उससे वापस से इथेनॉल बनाने का काम करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया, वो हम देखेंगे। तो देखो, इन्वायरमेंटल में बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, तो सिंपल है बेटा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट, आज बायोटेक्नोलॉजी जो आई है ना बेटा, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ है वो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वायरमेंट का हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा है बेटा इन्वायरमेंट में जो आज भी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। ठीक है, तो जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड ट्रीटमेंट, जो सॉलिड वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए, तो हमने बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल टेक्निक ऑलरेडी हमने यूज किया है सीवेज को ट्रीट करने के लिए। और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस कचड़े पे हम डाल देते हैं, वो उसको क्या करते हैं बेटा, खा जाते हैं, वो डेड डिके ऑर्गेनिज्म को खाकर तुम्हारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना बेटा, इंडस्ट्री से कचरा निकाला है, इंडस्ट्री से गंदा पानी निकाले, उसको डायरेक्टली वो रिवर में डाल देते हैं। अब उसके अंदर वो ट्रीट तो करते नहीं हो पानी को, अब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। अब उससे नुकसान क्या होता है बेटा, उससे नुकसान ये होता है कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगता है। अब उसका नुकसान ये भी है कि जो उसके अंदर रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनको उससे सफोकेशन हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमने कुछ तरीके निकालने की सोचा कि हम क्या करें, पानी तो डालें, ठीक है, इंडस्ट्री जो पानी निकालती है वो क्या करे, वो पानी को पहले वो ट्रीट करे, मतलब अपने लेवल पे वो लेके जाके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ट्रीट करे, फिर उसे पानी में लेकर जाके छोड़े। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लार्ज प्रोडक्शन पे बनाया है, जो क्या करते हैं बेटा, सॉलिड मटेरियल को ट्रीट करते हैं। जो उसमें दिया हुआ है तुमको, बायो रेमिडेशन है, बायो पेस्टिसाइड बनाया हमने, बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर एक्सेट्रा, ये सारे न्यू कंसेप्ट बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए गए टू ट्रीट द वेस्ट मटेरियल। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में, जो भी है बायो रेमिडेशन का मतलब क्या है वहां पे, कि वो क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन करेगा और
और जो भी तुम्हारे टॉक्सिक केमिकल है, हार्मफुल पोल्यूटेंट है, उसको वो खत्म करने की कोशिश करता है। जो भी प्लांट है, हम ऐसे प्लांट उगाए जो क्या करे बेटा, वो पानी में रहकर उस पानी के जितने भी टॉक्सिक है, जो भी केमिकल है, उसको वो यूज करे, उसको वो खा जाए और तुम्हारा पानी क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हम ऐसे प्लांट को बोलेंगे फाइटो रेमिडेशन। अभी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखते रहो। तुमको क्या दिया है, सबसे पहले सुडोमोनास बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। इसको हम यूज करते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन या तो ऑयल पोल्यूटेंट के लिए। जैसे अगर सपोज करो पानी है, पानी के अंदर तेल गिर गया, पेट्रोल गिर गया, डीजल गिर गया, तो अब वो पानी को क्लीन कैसे करे, तो हम क्या करेंगे बेटा, सुडोमोनास जो बैक्टीरिया है, हम उसको डाल देंगे, वो बैक्टीरिया वो ऑयल को पूरा खा जाता है। देन फॉर्न है बेटा, फॉर्न का बेस्ट एग्जांपल है। फॉर्न अगर जहां ग्रो करोगे तो वहां पे जो आर्सेनिक होगा, सॉइल के अंदर हम लोग ज्यादातर इसको ग्रो करते हैं। अगर सॉइल के अंदर बेटा आर्सेनिक जो एलिमेंट है उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई है तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप बनाए गए इंडिया में, जैसे मस्टर्ड है, राई का जो प्लांट होता है, वो क्या करता है, सेलेमोनियम जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। देन सनफ्लावर है, सनफ्लावर का काम क्या होता है कि अगर तुम्हारी मिट्टी के या तुम्हारे सराउंडिंग में या सॉइल के अंदर यूरेनियम या आर्सेनिक की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको बैक्टीरिया रेडियो डायनासोर, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रेडिएशन, ऐसे कोई एलिमेंट जो रेडिएशन या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल जो रेडिएशन एमिट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस बैक्टीरिया को यूज करके हम रेडिएशन कम करवा सकते हैं। देन ऐसे अल्फा अल्फा तुम्हारा एक प्लांट ग्रास है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हमने बनाए हैं जो क्या करते हैं, हमारे जो भी आसपास की सराउंडिंग है उसको क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो फूड बायोटेक्नोलॉजी में देखो, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने बहुत सारी चीज, ब्रेड, फिर उसके बाद योगर्ट, विनेगर, ये सब हमने प्रोड्यूस किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये अभी आगे भी पढ़ोगे तुम लोग कि कैसे इसके पिछले वाले चैप्टर में बेटा एक्चुअल में पढ़ाया गया है कि चीज प्रोडक्शन कैसे करना है, योगर्ट कैसे बनाते हैं इंडस्ट्री वाले, तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाते हैं। इसीलिए उनकी जो चीजें होती है, बैक्टीरिया जो भी उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, वो सेम क्वालिटी, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट के मिलते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं थंब, आप लोगों ने देखा होगा आपके थंब पे जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग अलग होता है। तो हर एक का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है बेटा वो यूनिक होती है, किसी का किसी से मैच नहीं करता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उससे उसकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश रहती है। अगर किसी का डीएनए तुम्हारे पास आ गया तो तुम बता सकते हो वो पर्सन कौन है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये इसका हम लोग ज्यादातर यूज कब करते हैं, हम लोग फॉरेन साइंस में इसको यूज करते हैं, मतलब कोई क्राइम वगैरह डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे अगर कहीं पे क्राइम हुआ है, वहां पे कोई सैंपल, जैसे ब्लड सैंपल है, हेयर सैंपल है, ऐसे कोई सैंपल मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे वो सैंपल मिला है हम उसका ऐसा डीएनए बना लेते हैं, ऐसे इसको सीक्वेंस होता है। अब हमें जिनके ऊपर शक होता है ना बेटा, हम उसका 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 ब्लड सैंपल या उसका हेयर सैंपल या उसका फिंगरप्रिंटिंग ले लेते हैं, फिर हम उसका भी, हमें भी उसका प्रिंट मिलता है, तो इस तरीके से उसका सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस ये वाले से मैच कर रहा है, मतलब क्राइम में इसका इन्वॉल्व था, तो क्रिमिनल कौन है, ये भी है क्रिमिनल। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए से हम क्या कर लेते हैं, या फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या कर लेते हैं, क्राइम्स को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग किसी बच्चे का पिता, यानी कोई बच्चा है और उसके फादर का पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंटिंग या विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्रिंटिंग, ब्लड सैंपल, इससे हम क्या कर सकते हैं, उस बच्चे के बाप का पता लगा सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरेंटिटी टेस्ट। पेरेंटिटी टेस्ट में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा किसका है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को ये दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो तुम्हारे पेपर में आए हैं, उसमें से देख लो। पहला है, डैश इज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन द बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग, तो स्टेम सेल है। गिव टू एग्जांपल ऑफ बायोरेमिडेशन, दो एग्जांपल। देन उसके बाद ये आपको टेबल दिया है, ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे गैप था, ये खाली था, आपको इसका आंसर लिखना था। तो यहाँ पे बहुत सारे तुमको क्या दिए, प्लांट के नाम दिए हैं। अब तुम्हें यहाँ बताना है कि अभी जो मैंने पढ़ा है ना, इसका फंक्शन क्या है, कौन सॉइल में ऐसा आर्सेनिक एब्जॉर्ब करता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, देयर इज अ ऑयली लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द रिवर ऑन इन योर एरिया, व्हाट यू विल डू, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा है जो बोर्ड में आया है। फिर नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, उसको ब्रीफली तुमको उसकी कोई एक टेक्निक या विद द टू एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है।